हेलो दोस्तों, वेलकम टू वे टू लर्न। हम सॉल्व कर रहे थे सीजी टेट के पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर को, मैथ्स पार्ट को, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 2 वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 4:5 है। हमें पता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो मिलकर बना होता है प्रॉफिट से और कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट से और कॉस्ट प्राइस से मिलकर बना होता है। तो चूंकि कॉस्ट प्राइस 4 है तो प्रॉफिट क्या होगा? 1 होगा। कॉस्ट प्राइस क्या है? 4 है। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 100%। यहाँ पे क्या है? 1 यूनिट क्या है? प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 4 है इंटू 100%। क्लियर? काट सकते हैं 25 टाइम्स में। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा? 25%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 25%। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 कॉपियों को बेचने के बाद एक विक्रेता को 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक विक्रेता जो है 12 कॉपियाँ बेचता है, टोटल 12 कॉपियाँ बेचता है। तो उसको 12 कॉपियाँ बेचकर 4 कॉपियों के बराबर, 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर, क्लियर, 4 कॉपियों के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लाभ होता है। 12 कॉपियाँ बेचने से 4 कॉपियों के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लाभ होता है। ये क्या दिखा रहा है? ये जो है उसको पूरा प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, अपने को पता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। क्लियर? 12 में से 4 कॉपियाँ प्रॉफिट हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितनी कॉपियाँ रहेंगी? 8 कॉपियाँ। 8 कॉपियों के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। और 4 कॉपियाँ क्या है? 4 कॉपियों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये सेलिंग प्राइस 4 कॉपियों के बराबर, कॉस्ट प्राइस क्या है? 8 कॉपियों के बराबर। ठीक है, इंटू 100%। ये 2 बार में कट गया और 2 से 50। तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट जो है प्रॉफिट परसेंट 50%। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझाने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? देखिए दोस्तों, एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो पहली कक्षा में पढ़ने आता है, वो अपना मदर टंग आता है, उसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है। वो चीज़ें मूर्त तरीके से सीखता है। पहली कक्षा का बच्चा चीज़ों को मूर्त तरीके से सीखता है, मतलब कि देखकर, छूकर, जो उसको दिखाई देता है, उसके सामने जो चीज़ें मौजूद होती है उसके अनुसार वो सीखता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि समझाने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है, किसको सीखने में उसको अधिक समय लगेगा। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों को गिनती सिखाने में या अल्फ़ाबेट सिखाने में बहुत समय लगता है। 1-2 साल बच्चे वही सीखते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग। एक चीज, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना। गणना करना और योग करना एक कंसेप्ट की बात है, उसको समझने की बात है, ना कि सिर्फ और सिर्फ रटने की बात है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग करना। जैसे संख्याओं के लिए संकेतों को, जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो संख्याएं जैसे 1, 2, ये एक संकेत है। 3, जैसे इसी को रोमन लिपि में हम लिखेंगे तो जैसे 1 को ऐसे लिख ले 1, ये 2 हो गया, ये 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 4 ऐसे। तो ये एक सिंबल है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है संख्या को। इसको याद करने में
बच्चों को बहुत अधिक इसको समझाया नहीं जा सकता कि ऐसे होगा, इसको जस्ट याद ही करना। इसीलिए इस ऑप्शन में से कौन सा अधिक कठिन होगा, तो संकेतों का उपयोग करना ये सबसे ज़्यादा कठिन होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना है, कौन सा सही नहीं है? अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया है कि अमूर्त संकल्पना, बच्चे क्या मूर्त चीजों से अमूर्त की ओर जाते हैं, ना कि अमूर्त चीजों से मूर्त की ओर। क्लियर? तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये गलत होता है सीधा सीधा। बी बोलता है सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए। सामान्यीकृत संकल्पना बोलने का मतलब है जनरलाइज्ड कंसेप्ट। जनरलाइज्ड कंसेप्ट जो होता है यूनिवर्सल, जो एक तरीके से ना याद करने वाली बात है, उसमें भी विचार विमर्श की बात की गई है। तो एक प्राथमिक स्तर के बच्चे को विचार विमर्श के साथ जनरलाइज्ड कंसेप्ट एक सामान्य कंसेप्ट है, ठीक है, कि जैसे मान के चलिए जनरल फार्मूला होता है ना कहीं मैथ्स में, मान के चलिए जैसे ऐसे देख सकते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला PRT/100, इस टाइप का मान के चलिए कि जनरल फार्मूला होता ही है ऐसा। क्लियर? या किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना है कि B/H, तो एक जनरल फार्मूला है। तो इसको करने की बात बोल रहा है, तो ये भी गलत होता है। तीसरा बोल रहा है स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए। स्वयं सिद्ध, बच्चे खुद ही फार्मूला निकाल लें, कुछ चीज़ को खुद ही प्रूव कर लें, तो ये चीज़ें प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाई जाती है, इसलिए ये तीनों बातें गलत होती है। कुल मिलाकर अपना आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है जो बच्चों को तुरंत समझ में ना आए? ऐसी बातें जो बच्चों को एकदम से स्टार्टिंग में समझना है, उसको समझने के लिए कुछ और आधार बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की बात कर रहा है ये क्वेश्चन नंबर 15। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है, क्या ये आधारभूत नहीं है? यहाँ ध्यान से इसको समझना कि नहीं है पूछा है। क्लियर? यह संख्या 67 का प्रतीक संकेत है, ये संकल्पना क्या आधारभूत नहीं है? देखते हैं चलिए। बी 6 का स्थानीय मान 60 है। ठीक है भाई, 6 का स्थानीय मान 60 है, ये संकल्पना आधारभूत है, ये संकल्पना आधारभूत है। 7 का स्थानीय मान 7 है, ठीक है, ये भी संकल्पना आधारभूत है। देखिए क्योंकि ये 67 एक नंबर है, ये प्रतीक है, संकेत है, इसको याद करना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, ये कोई संकल्पना ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसीलिए ये संकल्पना जो है आधारभूत नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्लियर? इसको देखते हैं। 2x/1 + 1/1 + x अपॉन में x के अपॉन में 1 - x इक्वल टू 1 है, तो x का मान क्या होगा? इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लें क्या कि चलिए 2x इधर रखते हैं, उसके बाद सबको उधर ले जाते हैं। 1 + 1 अपॉन में 1 + x अपॉन में 1 - x। ठीक है, ये 2x यहाँ फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 मान के चलिए, इसको इधर मल्टीप्लाई किए, इसको इधर मल्टीप्लाई किए, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये ऊपर वाला 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - x प्लस में ये x हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 1 - x, ये और ये कट गया। 2x = 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 - x अपॉन में 1। क्लियर? ये 1 तो कोई मतलब नहीं है इसका, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 2x = 2 माइनस में x, तो ये x इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x = 2, x का वैल्यू क्या आएगा 2/3, तो अपना आंसर क्या आएगा C। तो ऑप्शन नंबर C सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है? ऑप्शन देखते हैं कि अंग्रेजी का अध्ययन, हिंदी का अध्ययन,
सामाजिक विज्ञान का अध्ययन उपरोक्त सभी को गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। क्लियर? वही हम आज भी पढ़ रहे हैं जो 1000 साल पहले पढ़ा जाता था, वो ट्रेडिशनल जो चलते आ रहा है वो अभी भी हम फॉलो करते हैं। क्लियर? तो इसमें कोई नया लॉजिक या ऐड करने की, वो मामूली चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत ग्रामेटिकल जो चेंजेस किए जाते हैं समय समय पर, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती कि अंग्रेजी को पूरा नया बनाया जाएगा, ऐसा नहीं ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता होती है। तो ये जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश, यहाँ पर गणितीय चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहली बात। आगे देखिए हिंदी का अध्ययन, तो ये भी एक भाषा है, तो यहाँ पर भाषा है तो जो ऐसा था इसके लिए वही केस यहाँ पर भी लागू होगा कि जो चीज़ें 1000 साल पहले चल रही थी वही चीज़ें अभी भी चलेंगी, और उसी सीक्वेंस से उसके आज भी व्याकरण वही है, कल भी वही रहेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सामाजिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन देखिए, सामाजिक विज्ञान चूँकि ये विज्ञान है, क्लियर, इसमें नई नई चीज़ें जुड़ते जाती है, नए आविष्कार होते हैं। एक गणितीय चिंतन बोलने का मतलब है उसमें कोई लॉजिक लगेगा, कोई प्रूफ की जरूरत होगी जिस चीज़ को, तो इस प्रकार की चीज़ें इनके साथ जुड़ी है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में। क्लियर है? तो गणितीय चिंतन की आवश्यकता कहाँ हुई? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में। क्लियर? 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है। गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है कि अगर आप किसी को गणित पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी? पहले गणित की भाषा, आपको गणित की भाषा का जानकारी होना चाहिए। सही है भैया? तो दूसरा है गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, बिल्कुल गणित की आधारभूत कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तीसरा है गणितीय संप्रेषण की क्षमता, गणित को आप कम्युनिकेट कर पाएँ कि स्टूडेंट को जिसको पढ़ा रहे हैं उसको समझा पाएँ बेहतर तरीके से। तो इस प्रकार ए बी सी तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी अपना सही है। चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अपने को दिया है, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ये दिया हुआ है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो और शेषफल 0 हो। दोस्तों एक्चुअली में इसके हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ना भाज्य, भाज्य बोलने का मतलब है इस प्रकार, यहाँ पर जो आता है ना इसको भाज्य बोला जाता है। ये भाजक और ये भागफल, ठीक है। तो इंग्लिश में जो दिया हुआ है इसके लिए शब्द दिया हुआ है भागफल या कोसेंट। तो एक्चुअल में ये भाज्य ना होकर भागफल है, एक्चुअल में ये भागफल है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 2 से भाग देने पर, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, अब देखिए पहली संख्या, ये संख्या यहाँ पर है, इसको 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है और शेषफल जो है 0 आता है। तो इसको निकाल सकते हैं। पहली संख्या क्या होगी? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो 50 में 2 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। तो एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर? एलसीएम दिया हुआ है 250, एचसीएफ दिया हुआ है 50, और ये फर्स्ट नंबर क्या आया? 2 इंटू 50 इंटू ये सेकेंड नंबर, ठीक है। अपना सेकेंड नंबर पूछ रहा है। क्लियर? यहाँ पे हम काट सकते हैं इसको, इससे ये कट गया तो क्या आ जाएगा? 250 का हाफ कर देंगे 125। तो सेकेंड नंबर क्या हुआ? सेकेंड नंबर 125 इज़ द राइट आंसर। लेकिन इसको व्यापम ने क्या किया है? डिलीट कर दिया है। व्यापम ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार रहेगा।
अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। क्लियर। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी। यहां बोल रहा है जैसे मैं मान लूं 2 पर्सन हैं यहाँ पे। क्लियर। ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है भाई, ठीक है। ये ए है, ये बी है। इसकी दैनिक उत्पादन का, किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3%। इसका दैनिक उत्पादन मैं बोल रहा हूँ पी ए है, इसका दैनिक उत्पादन के 33.1/3% जो है दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का, दूसरे व्यक्ति का दैनिक उत्पादन मैं बोल रहा हूँ जैसे पी बी है, इतना है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है, यहाँ पे परसेंट ये कट जाएगा। क्लियर। हम इसको हटा सकते हैं, परसेंट कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 33 तिया 99 और 100/3 ये इसका उत्पादन, और ये 50 गुणा में क्या दिया है पर्सन बी जो है वो 1500 स्क्रू बनाता है। क्लियर। ये 2 जीरो हम काट दिए जैसे, ठीक है। पी ए गुणा 3 × 50 × 15। क्लियर। अब क्या हो जाएगा 5 तिया 15। क्लियर। तो 15 के स्क्वायर क्या होता है 225 और 1 0 क्या आ जाएगा 225 और 1 0, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा पर्सन ए की दैनिक उत्पादन क्षमता क्या हुई 2250 स्क्रू बनाने की है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।